रखते दिल बांध लो, ज़नीरा बानो, किस नंबर 3। चलो शुरुआत करें। वो डेवनपोर्ट स्कूल में ही थी, सोफोमोर की क्लास ले रही थी। जब मनाल का फ़ोन आया, वो क्लास लेकर बाहर ही थी तो मनाल की कॉल रिसीव की। उसकी आवाज़ में मुसर्रत की झलक थी, यकीनन इस वक्त उसकी बातें खुली हुई थी। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? गेस व्हाट? मनाल चहकी। व्हाट? असद भाई ने सीएसएस के इम्तिहान दिया था ना? हाँ, दिया तो था, तो क्या हुआ? होना क्या है पागल, पास हो गए हैं। ओह! ये तो बहुत अच्छा हो गया। उसने गहरा साँस लिया। वैसे मुझे तुम्हारे असद भाई से ये उम्मीद नहीं थी। ज़हीन तो वो थे, लेकिन इतना ज़हीन उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। लेकिन असद भाई ने हम सबको यही कहा कि सरप्राइज़ अच्छा ही होगा। और देखो ज़रा, उनकी तैनाती भी तो यहीं हो गई है। बड़े खुश हैं वो। और पता है उष्णा, मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ज़रा साँस तो ले लो, उष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब फ़ोन रखो, मुझे अपने भाई को मुबारकबाद तो देने दो। उसे वाक़ई बेहद खुशी हुई थी। आखिर बात जो बड़ी थी, लेकिन वो कुछ मुतजब भी थी। ऐसे कैसे कोई भी उठकर सीएसएस पास कर लेता है? वो सोचने पर मजबूर हो गई। लेकिन फिर ये ख़्याल भी ज़हन में आया कि वो मन्नार का ख़ानदान है। वो बड़े लोग हैं, जिनकी रसाई जाने कहाँ-कहाँ तक है। वो उष्णा से कई दर्जा बढ़कर लोग हैं। इनके लिए ये ओहदे हासिल करना क्या मुश्किल है, जबकि मेरे लिए अपना हक वसूल करना ही नामुमकिन है। वो बड़बड़ाई और सर झटक कर रह गई। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा लगाया और पर्स एक तरफ रखा। खिलाफ़े मामूल उसे अली कहीं नज़र नहीं आया, वगरना या तो वो सदर दरवाजे के करीब बैठा होता या दाएं तरफ सोफे पर लेटा होता। उसको देखकर यकलख्त हाजिर होता और खुशी से चहकता। मारिया का ज़हन भी गायब था। उसने अली को यकसर भुलाते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और उसे मुंह से लगा लिया। अपना सर हाथों में थाम कर कुछ देर खड़ी रही, फिर खिड़की से पर्दा हटाते हुए ज़रा की ज़रा बाहर झाँका। समी वहाँ नहीं था, शायद अंदर चला गया था। तभी उसे अली का ख़्याल आया। उसने चौंक कर ऊपर सीढ़ी चढ़ती सीढ़ियों को देखा और आवाज़ दी, अली, अली कहाँ हो? वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आई। तभी उसे हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो घबराकर आगे बढ़ी। वहाँ अलमारी के पीछे कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। वो एकदम फर्श पर जा बैठी और उसके बाजू थाम लिए। अली, अली ने सर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा आंसुओं से तर था। मनाल उसे खुद लेने के लिए आई थी। असजद की खुशी तो इतनी थी। उसके दोस्त, अहबाब, स्टाफ ऑफिसर इस पार्टी में मौजूद थे। हुस्ना ने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा। अब आप लोग बड़े लोगों में से हो गए हैं, तो मुझे भूल गए हैं भाई। इसके लहजे में शिकवा था। असजद ने कहकहा लगाया और धूल खड़ी मीनार की तरफ इशारा किया। कभी कभी मुझे शक होता है कि कहीं तुम दोनों बहनें तो नहीं। कसम से उष्णा, तुम्हारी दोस्त अभी मुझे यही ताना मार कर गई है। इसका मतलब आप में गड़बड़ ज़रूर है। क्यों, है ना? अरे, अरे! ज़रा सँभल कर उष्णा मैडम, अब ये गुस्ताखी नहीं चलेगी। उसने उसके सर पर हल्की-सी चपत लगाई। इसके दोस्त इसके गिर्द हल्का बनाए हुए थे। उष्णा एक तरफ हो गई। उसने मुतलाशी निगाहें पूरे हाल में घूमी, लेकिन वो शनासा-सा चेहरा कहीं न था। उसने अलहदा बैठने को तरजीह दी। सोचा कि शायद यूँ कोई अनजाना उसे पहचान ले। कई बार चेहरा मोड़-मोड़ कर कोशिश जारी जहत का जायज़ा लिया। वो वहाँ नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। असद भाई के सारे दोस्त आए हैं? उष्णा ने यूं ही मालूमात निकालनी चाही। मनाल ने बेख्याली में सर हिलाया। उसे शरारती नज़रों से देखा और कहने लगी, क्यों भई, किसकी तलाश में हो? उष्णा ने खूंखार नज़रों से घोला। मतलाशी तो वो थी, लेकिन इस कदर हिम्मत ना थी कि सवाल कर पाती। नहीं आया तो ना सही, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? उसने सर झटक दिया था, लेकिन चश्मे दिल में वो शनासा सा चेहरा घूम गया। अली ने एक नज़र मारिया को देखा और दोबारा सर झुका लिया। अली, रो क्यों रहे हो? अली, मारिया ने उसके बाजू का हिसार खोलकर उसका सर उठाना चाहा। अली, क्या हुआ है? उसने बारहा पूछा। अली ने चेहरा पोंछा। इससे पहले कि चेहरा दोबारा झुकाता, मारिया इसके करीब हो गई। वो मजीद पीछे हो लिया और दीवार से लग गया। चली जाओ, मुझे बात नहीं करनी, तुमसे बात नहीं करनी। पर क्यों अली? क्या हुआ है, हाँ? क्या बात है? उसने अली के हाथ थामे।
अली अली पागल है, अली अली कातिल है। तुम भी अली को पागल कहती हो, तो तुम भी उसे कातिल कहती हो। तुम अली से प्यार नहीं करती ना? तुम अली से प्यार नहीं करती। अली मैं प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, नहीं। उसने ज़ोर से सर हिलाया और रोते हुए हिचकी ली। तुम समी से प्यार करती हो, तुम अली से प्यार नहीं करती। तुम समी से बात करती हो, तुम अली के साथ नहीं रहती। तुम अली के साथ नहीं सोती। अली पागल है ना? अली कातिल है ना? इसलिए इसलिए तुम अली से प्यार नहीं करती। वो मुसलसल रोता चला गया। मारिया हक तक बैठी उसे देखती रही। उसने अली के हाथ थामने चाहे, लेकिन उसने ऊंची सिसकी ली और उठकर कमरे में भाग गया। अली! वो चीखी और उसे रोकना चाहा, लेकिन वो सुनने के मूड में न था। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। मारिया दरवाज़ा खटखटाती रही। अली! अली दरवाज़ा खोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। कुछ मत करना अली, मैं यहीं हूँ। अली! दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे के पास ही फर्श पर ढेर हो गई। दरवाज़ा मुसलसल खटखटाती रही। अली! दरवाज़ा खोल दो। अली मैं तुम्हारी हूँ, बस मैं तुम्हारी हूँ अली। वो ज़ारो-कतार रो रही थी। हाँ, अली इसकी यूं ही परवाह करता था, पर यूं दिल बर्दाश्त तो नहीं होता था। मनाल ने उसे बतेरा लिफ्ट की ऑफर की, लेकिन वो लड़की भी अपनी मिसाल आप थी। इस तारीख रात में पैदल फ्लैट तक जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अपनी अजीज तरीन सहेली का भी सहारा न लेना था। वो पर्स कंधे पर डाले टैक्सी के इंतजार में रोड के किनारे आ खड़ी हुई। उसने यूं ही कोट की जेबों से हाथ निकालकर सीने के आगे बांध लिए और रॉड लैंप के नीचे उड़ती धुंध को देखा। आज रात काफी ठंड है ना? हाँ, उसने बेसाख्ता ही जुमले का इकरार किया था, फिर जैसे चौंक कर उठी। चेहरा मोड़कर अपने साथ खड़े शख्स को देखा। कुछ देर की खामोशी छाई रही। शायद वो हवास बहाल करने में मसरूफ थी। फिर सकूत उसी की आवाज ने तोड़ा। तो तुम यहाँ भी पीछा करने से बाज नहीं आए? अरहम होली से मुस्कुराया। उसने सर उठाया और सामने इशारा करके कुछ कहने ही लगा था कि उष्णा बोली। हाँ, समझ गई। जानती हूँ कि अब तुम कहोगे कि वो मार्ट तुम्हारे दोस्त का है और तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे बल्कि अपने दोस्त से मिलने के बहाने यहाँ आ पहुंचे थे कि इत्तफाकन मुझसे टकराव हो गया। क्यों? ठीक कहा ना? अरहम दोबारा मुस्कुराया। उसने भी चेहरा मोड़कर देखा उसे। तुम कोई टीचर हो क्या? तुम्हें कैसे पता? वो एकदम चौंकी। वैसे ही जान लिया। तुम इस कदर बढ़ा चढ़ा कर जो बात करती हो इसलिए। माइंड योर लैंग्वेज। उसे यूं गुस्से में ही उसे यूं अचानक ही गुस्सा आता था। और मेरे प्रोफेशन पर उंगली उठाने से पहले जरा ये तो बताओ कि तुम क्या करते हो? मैं तो हाँ, लगता ही है कि तुम कोई आवारा मंश हो। वो सुनकर उसने फौरन उष्णा को देखा। उष्णा एकदम चौंक सी गई। वो गोरा गोरा सा चेहरा, कोट की जेबों में हाथ, आंखों पर चश्मा, वो आवारागर्द तो कहीं से भी नहीं लगता था। तुम मुझे फ़लसफ़ी बुला सकती हो या भेदी या गमख्वार। बस करो, अभी तो मुझे तुम्हारा याद भी नाम नहीं हुआ। व्हाट? वो हँसा। मेरे नाम में क्या मुश्किल है? जस्ट अरहम। ना आगे कुछ, ना पीछे। और वैसे भी क्या तुम्हें अपने दोस्त से नहीं मिलना? उष्णा तंग आ गई थी। मार्ट तक आए थे ना, तो जाओ ना। अरहम एकदम ठटका। खामोशी का एक और लंबा वक़्फ़ा। टैक्सी भी तो आने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर वो थक हार कर एक तरफ बढ़ी तो आवाज़ आई। अगर मैं पीछा करूँगा तो क्या करोगी? वो एकदम पलटी। क्या? उसने देखा। वो करीब आ गया था। होंठ काटते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ था। एक सच बताऊँ? बको। वो सुनने के लिए तैयार थी। तुमने ठीक कहा था। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था। हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं है। मैं तुम्हारा पीछा ही कर रहा था। उष्णा हक्का बक्का उसे देखती रह गई। उसने देखा वो उसका हाथ थाम चुका था। जिस आहिस्तगी से उसने उष्णा का हाथ थामा था उस तेजी से छोड़ भी दिया था। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो फोन जरूर करना। वो इतना कहकर वापस पलटा। उष्णा हकदक खड़ी उसे जाता देखती रही। उसने मुट्ठी खोली। वहां कागज की चिट पर किसी का फोन नंबर दर्ज था। नीचे जो लिखा था उसे पढ़कर उष्णा का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसका दिल चाहे उसे फाड़ कर फेंक दे। फिर एकदम जोर से टूं हुआ। वो यकलख्त घबरा गई थी। वो तो बस
टैक्सी थी। रात के जाने कौन से पहर उसकी आंख खुली। उसने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। हल्के से धक्के से दरवाजा खुलता चला गया। शायद रात के किसी पर उसने दरवाजा खोल दिया था। वो हड़बड़ाकर उठी और कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा, मेज के नीचे वो किसी गठरी की मानद सिकुड़ा हुआ बैठा था। मेज के पाए से टेक लगाए लगाए वो सो चुका था। कोट पहने, जूते पहने, जूं का तू मेज के पास बैठा नींद में था। इसके कपड़े वो नहीं थे जो उसने पहले पहन रखे थे। मारिया ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अली। अपना नाम सुनकर वो कुसमुसाया। लम्हा भर के लिए आंखें खोली और उसे देखा। फौरन ही आंखें बंद भी कर ली। मारिया ने उसके माथे पर से बाल हटाए। उसका माथा तप रहा था। सुबह के वक्त उसकी आंख खुली तो अली जूं का तू सोया हुआ था। मारिया ने उसके होले से चुटकी काटी तो वो हड़बड़ाया। गुड मॉर्निंग। वो इसके बाल सहलाते हुए मुस्कुराई। एंड सॉरी। उसने अपना सर उसकी गोद में रखा। अली ने जैसे बेइतनाई बरती। फौरन चेहरा मोड़ लिया। अली। सॉरी अली। वो बार बार कहती रही। मुखातिब ने चेहरा यूं बनाए रखा जैसे सब दर्द वही तो उठाए फिर रहा था। तुम समी के पास नहीं जाओगी, समझी? उसने आंखें मटकाते हुए, सर लहराते हुए, हाथ मसलते हुए हुक्म सुनाया। मारिया ने फौरन कान पकड़ लिया। पक्का वादा। वो तमीन ही तो थी। चलो, अब बाहर चलते हैं। बाहर खाना खाएंगे। काम? अली ने चौंक कर उसे देखा। उसकी छुट्टी। मारिया मुस्कुराई और उठ बैठी। अली अब बदली निगाहों से उसे देख रहा था। वो खुश था और उसे खुश देखकर मारिया को दिली राहत महसूस हुई थी। अभी रात ही को तो लगा था जैसे उसने सब खो दिया और अब यह एहसास कितना मुनफरिद था। आज का दिन तो असाब था। जूनियर्स उसकी नाक में दम कर देते थे। सोफोमोरियर की तलबा फिर भी लिहाज करते थे, लेकिन इन छोटे शैतानों ने तो हद कर दी थी। ये भी कदीर की ही कारस्तानी थी। सारे पन्ने आकर इसी पर ही खुलते थे। कमबख्त उसे हिस्सा दे चुका होता तो ना काम की चिक चिक होती और ना इन छोटे बच्चों के साथ निपटने की। जानती तो वो भी थी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर इस कदर पैसे तो जमा नहीं होंगे कि लंदन का वीज़ा करवा सके, लेकिन बस लगी हुई थी। टीचर, टीचर ये कुछ गिर गया है। ओह टीचर, इस पर तो आई लव यू लिखा हुआ है। उष्णा गड़बड़ा कर रुकी। शुक्र है किसी टीचर ने नहीं सुना। वो बच्चा हाथ में कुछ थामे भागा आ रहा था। उष्णा ने घबराई नजरों से इधर देखा। बच्चा उसे कागज थमाकर चला गया। उष्णा ने देखा, वही कागज का टुकड़ा। अब ये भी तो एक नई मुसीबत थी। जाने कौन था ये अरहम लटोरा जो उसे लिखकर कह गया था कि उष्णा ने सर झटक दिया। उसे बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल था। उसकी आदत बेहद बदल गई थी। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरने लगा था वो कार थी। सड़क पर किसी का कार का हॉर्न भी बजता तो वो सहम जाता था। कई बार तो उसने डरकर चीख भी मारी थी। मारिया उसे पुरसुकून जगह ले आई, लेकिन ये सुकून भला था ही कहाँ। अली। वो इसके हाथ पर हाथ रखकर अपने हाथ में इसका हाथ थामकर उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश करती। मैं हूं ना साथ। इसीलिए तो वो चुपचाप उसके साथ घूम रहा था, वरना अभी तक कहीं को भाग न चुका होता। किस्मत खराब कि वो उसे लेकर झूले पर आ चढ़ी। नहीं, 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 घर चलते हैं, घर चलते हैं। वो किसी बच्चे की मानद इसका बाजू झंझोड़ता था। मारिया बस गहरी सांस लेकर रह जाती। तभी वो रेस्टोरेंट में बैठे थे। उसने यूं ही पानी पीते हुए सर उठाया तो वो जूं का त्यों बैठा अपने हाथ में मौजूद कांटे और सामने रखी चाउमीन को तक रहा था। क्या सोच रहे हो ओली? खाना खाओ ना। ये क्या? चाउमीन है, अली की फेवरेट है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अली की फेवरेट? वो सोच में पड़ गया और कांटे को देखा। इसका क्या करते हैं? उसने सोचा। मारिया समझ गई। उसने अपने हाथ में मौजूद कांटे को गोल गोल घुमाकर इसे दिखाया। ऐसे खाओ। अली ने वैसे ही आहिस्तगी से कांटा घुमाया। होले से उसे मुंह तक लेकर गया। अगले ही लम्हे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मारिया ने जल्दी से एक ग्लास में पानी भरा और उसकी तरफ सिरकाया। वो पानी पर जैसे टूट पड़ा। क्या वो अब हमेशा ऐसा ही रहेगा? इसने सोचा और उसे दोबारा देखा। वो वो भी महज 20 साल की ही तो थी। जिंदगी का दोबारा से आगाज कर सकती थी। अपना जीवन साथी तलाश कर सकती थी।
वो तो 36-37 बरस का था। पागल भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी ज़िंदगी के खुशकिन लम्हात तो जी चुका है ना। मारिया ने उसे दोबारा देखा। जब ज़िंदगी अली हैदर के बगैर मुमकिन ही नहीं थी, तो ज़िंदगी का अली हैदर के बगैर आगाज़ कैसे हो जाता? उसने सर झटक दिया। सारी मनफी सोचें भुला डाली। वो बेड पर आ लेटी थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो खिड़की के पार दूर आसमान पर चमकते सितारों को मतवातर घूरे जा रही थी। कभी यूं नहीं हुआ। स्कूल से आकर तो इस कदर थकन का एहसास होता था कि जी करता अभी बिस्तर में घुस जाया करे। लेकिन आज रात हो जाने के बावजूद भी नींद आंखों की दहलीज तक नहीं आई थी। वहां कुछ और जवान खड़ा हुआ था। वो होले से बेड पर उठ बैठी और जग के जरिए ग्लास में पानी डाला, उसे पिया और पर्स खोला। वो कागज की चिट अभी तक इसमें मौजूद थी। कुछ सोचकर उसने वो नंबर डायल किया। कांपते हाथों से फोन कान से लगाया। इंतजार, मजीद इंतजार। हेलो। वो शनासा सी आवाज। उसने कहना चाहा हेलो, कहना चाहा देखो मैंने फोन कर लिया, कहना चाहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना फोन नंबर पकड़ाने की, कहना चाहा कि तुम आइंदा मेरा पीछे करने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन कहा कुछ ही नहीं गया। पहली बार कुछ बोला ही नहीं गया। होंठ मुसलसल कांपते रहे, सांसें रुक गईं। हेलो, कौन है? उसने एक झटके से वो सुनते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। फ़ोन टेबल पर दे मारा और जल्दी से बिस्तर पर आकर लेटी। लिहाफ से खुद को ढक लिया। रात गए वो घर वापस आए। खिलाफ़े मामूल अली पुरसकून था। चुपचाप तो था, लेकिन इसकी बातों पर मुस्कुराने लगा था। वो अंदर जाने से पहले एक लम्हे के लिए रुका। हमसाये के आंगन में तकने लगा। अली, अंदर आओ ना। वो लान के दरवाजे में खड़ी कह रही थी। आता हूँ, उसने जल्दी से कहा। मारिया अंदर बढ़ गई। उसने एक नज़र लॉन में झांका और खुद भी अंदर लपका। उसने देखा वहां मारिया उसकी बेड की चादर सेट कर रही थी। जाने कैसी मोहब्बत जागी। वो धीरे से चलता हुआ आगे आया और उससे लिपट गया। मारिए, वही मखसूस सा तरन्नुम। अली, तुम अली का कितना ख्याल रखती हो, अली से कितना प्यार करती हो ना। मारिया मुस्कुराई, पलट कर उसे देखा और दोबारा मुस्कुरा दी। इसलिए क्योंकि अली भी तो मारिया से प्यार करता है। अली, वो चौंक उठा। हाँ, अली मारिया से प्यार करता है ना। उसने एहसानमंदाना निगाहों से उसे देखा। हाँ, अली मारिया से बहुत प्यार करता है और मारिया अली की जान है। मारिया यकलख्त हंस दी। अली झींपा झींपा सा हंसा। मारिया ने उसे देखा। वक्त कैसे सब बदलता है ना। उसे याद था जब वो खुलकर हंसता था और वो झींपा झींपा सा मुस्कुरा देती थी। अपनी मलकियत होते हुए भी तुमने मुझे अपनी मलकियत नहीं समझा दी। तुम बहुत अच्छे हो। उसने नरमी से उसके सीने पर सर रख दिया। चाहे वो अब खुद मुहाफिज का गुलाम बन चुका था, लेकिन इनकी बाहों में अभी तक वही सुकून था। अभी तक मारिया के लिए हिफाजत का एहसास वहां कायम था। दिन गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लेकिन मैं अली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने एक एक लफ्ज तोड़ तोड़ कर अदा किया था। इस कल मनाल का लंच का प्रोग्राम था, लेकिन मनाल लेट थी। तंग आकर उष्णा ने उसका नंबर मिलाया। अभी कान से लगाया ही था कि उसके सामने कुर्सी पर आहट हुई। उष्णा ने सर उठाकर देखा और बस देखती ही रह गई। बेख्याली में उसने फोन ऑफ किया और मतवातर उसे देखती रही। आज इन नजरों में खफगी नहीं थी। बेतासुर नजरें, बेतासुर चेहरा। बात नहीं करोगी? वो अरहम था। उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ बैठा मुस्कुरा रहा था। तुमने रात मुझे कॉल की है ना? वो पूछ रहा था, लेकिन फिर कुछ बोली ही नहीं। पता है मैं कितना परेशान हुआ। कुछ ना बोली। उसने चाहा वो नजरें झुका ले, लेकिन अजीब तिलिस्म था। उसके सामने बैठे मर्द में अजीब सी कशिश थी। वो उष्णा से बड़ी उम्र का था। 32-33 साल का तो कहीं नहीं गए। और वो 32-33 साल मर्द, कोट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, अब सर झुकाए टेबल खुरच रहा था, जबकि उष्णा एकटक उसे देख रही थी। मुझे अपना फोन नंबर क्यों नहीं दिया? मुझे अपना फोन नंबर क्यों दिया? वो शिकवा नहीं था,
बस सवाल था, ताकि तुम मुझे फ़ोन करो। किस लिए? तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। वो आहिस्तगी से बोला। उष्णा ने सुना। वो कह रहा था, मुझे माफ़ करना, उष्णा, पर मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। उष्णा ने खाली-खाली नज़रों से उसे देखा। वो सर झुकाए कहता जा रहा था, मुझे तुम भी बहुत अच्छी लगती हो। वो अभी भी कुछ नहीं बोली थी। वेरा मेन्यू लेकर इनके पास आया। उष्णा तो साक़त बैठी थी। ये आदमी उसे क्या कह रहा था? वो ऐसा क्या कह रहा था? हाँ, लोग कहते थे वो बहुत ज़हीन है, कुछ संजीदा मिज़ाज है और बारूब सी लड़की है, जबकि अक्सर लड़कियाँ शौख़ मिज़ाज होती हैं। वो कम-गो है, लेकिन इतनी प्यारी भी नहीं है कि मर्द एक नज़र उसे देखे तो दोबारा चेहरा मोड़कर देखे। फिर ये मर्द यूँ बहक क्यों गया है? और ये कोई आम-सा आदमी तो नहीं लगता। अच्छा-भला सूटेड-बूटेड है, वजीज़-सा है और अपनी तराश-खराश से काफ़ी अमीर लगता है, जैसे किसी रियासत का राजा है। जैसे बस ज़िंदगी में हुक्म चलाता आया है। फिर वह ऐसी लड़की के मामले में क्यों बहक गया, जो कुछ ख़ास नहीं, जो बिल्कुल भी ख़ास नहीं? अरहम ने ही मेन्यू थामा, कुछ देर देखता रहा, फिर ऑर्डर कर दिया। करीबन 10 मिनट बाद वेरा 2 छोटे साइज़ के प्यालों में चाउमीन उनके सामने रखी। गरमा-गरम स्पैगेटी से निकलते धुएँ में अरहम का चेहरा कुछ धुंधला-धुंधला हो गया। चलो, शुरुआत करें। वो इसके बगैर खाना शुरू नहीं करना चाहता था। मुस्कान ने कुछ कहे बगैर कांटा उठाया। वो इतना बड़ा एतराफ़ करके भी मुतमईन था, बेहद पुरसकून था। उष्णा ने कनखियों से उसे देखा। वो कांटा मोड़ते हुए स्पैगेटी कांटे पर चढ़ा रहा था। उसके हर अमल में नफ़ासत थी। उष्णा बेइख्तियार मुस्कुराई। वो खुद भी कितना नफ़ीस सा था। हाँ, उसका अंदाज़ उष्णा को बहुत अच्छा लगा था। वो खुद भी कितना अच्छा था। महरम राज। आज स्टूडियो में बड़ी हलचल थी। मारिया सब महसूस कर रही थी। उसने नोटबुक टेबल पर रखकर पर्स उतारा ही था कि सित्रा उसकी तरफ बढ़ी। मारिया, तुम यहाँ? क्यों? क्या हुआ? मारिया हैरान हुई। क्या अरमान ने तुम्हें नहीं बताया? आज तुम्हारी छुट्टी है। वो चाहता है कि तुम आज रेस्ट करो। लेकिन किस लिए? मारिया मजीद हैरान हुई। सिद्रा को वजह नहीं मालूम थी। मारिया चलती हुई इंटरव्यू रूम में आई। अरमान वहीं पर ही मौजूद था। मारिया, वो उसे देखकर सीट से उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि आज मत आओ, पर मुझे तो आज इंटरव्यू देना है। मैं आज छुट्टी कैसे? पर मुझे तो आज इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू सिद्रा ले लेगी। तुम जाओ। तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? मारिया को शक गुजरा। मारिया, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। किसका इंटरव्यू है? मारिया ने अरमान की बात काट दी। अरमान हिचकिचाया तो मारिया ने दोबारा पूछा, किसका इंटरव्यू है अरमान? वो जस्टिस मुनीर की बदौलत हमने इसका इंटरव्यू सेट किया है। मुझे अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी है मारिया। तुम बीच में इंटरव्यू किसका है अरमान? वो ज़रा ऊंची बोली तो अरमान कह उठा, अंजुम मलिक का। मारिया के चेहरे का रंग एकदम बदला। उसने सुना, अरमान कह रहा था, इसलिए मैंने कहा है तुम जाओ। तुम ये इंटरव्यू मैं लूँगी। मारिया ने फैसला सुनाया। मारिया, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तुम चली जाओ। इंटरव्यू सिद्रा ले ले, इंटरव्यू मुझे लेने दो अरमान। मारिया ने इल्तिजाई नज़रों से उसे देखा। वादा करती हूँ, टीआरपी भी बढ़ाऊंगी। बस इंटरव्यू मैं लूँगी। अरमान तज़ब्ज़ुब की आलम में था। मारिया ने अपने बालों की पोनी बांधी और बाहर निकल गई। वो अब नोटबुक तैयार कर रही थी। शाम 7:30 के करीब अंजुम मलिक स्टूडियो में दाखिल हुआ। अरमान से मुसाफे के बाद वो सीधा इंटरव्यू रूम में गया। मारिया बाहर ही खड़ी थी। अपने हवास पर काबू पाते हुए वो अंदर जाने के लिए तैयार थी, जब अरमान ने उसके कंधर पर हाथ रखा। गुड लक। मारिया ने सर हिलाया। अंजुम मलिक वो 55 साल सूटेड बूटेड आदमी था। सियासी असर और रसूख का हामिल वो शख्स मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का चेयरमैन था। मारिया ने सर को हल्का सा खम किया और उसके सामने एंकर्स के मखसूस अंदाज में जा बैठी। शो लाइव नशर होने लगा तो मारिया ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। मैं आवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। इंशाल्लाह मेरी पार्टी ही इस बार इलेक्शन जीतेगी। मारिया ने तंजिया नज़रों से अंजुम मलिक को देखा।
پھر اس نے نوٹ بک چھوڑی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ لیکن بہت سے لوگ تو آپ کو پروٹestant کہتے ہیں۔ انجم جی، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب بکواس کرتے ہیں۔ انجم ملک مخصوص پارٹی کے لیڈر کے غیظ و غضب سے بولا تھا۔ میں نے سب سے زیادہ فنڈز ان مدرسوں اور مسجدوں پر ہی لگائے ہیں۔ شہر میں 3 ہسپتال تعمیر کرائے ہیں، اور تو اور ایک جامعہ بھی تعمیر۔ ہاں، جامعہ تو بڑی خوبصورت ہے۔ کیا نام ہے اس کا بھلا؟ جامعہ ابراہیم۔ وہ اپنے مدعے کی بات پر آ گئی تھی۔ آپ نے جامعہ کا نام اپنے بیٹے کے نام پر رکھا ہے نا؟ ابراہیم انجم کے نام پر؟ ہاں جی میڈم، آخر میرے 2 ٹانگوں سے محروم بیٹے کو اتنا کریڈٹ تو ملنا چاہیے۔ انجم ملک نے کروفر سے کہا تھا۔ ماریا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سر طنزیہ انداز میں ہلایا اور کہنے لگی، پبلک کو بتانا چاہیں گے مسٹر انجم کہ آپ کا بیٹا 2 ٹانگوں سے محروم کیسے ہوا تھا؟ انجم ملک نے سر ہلایا اور بولا، کار ایکسیڈنٹ تھا جی۔ کچھ کمینے شرابی اور ریسنگ کے دوران روندتے چلے گئے تھے۔ تب مجھے بھی اتنی پاور نہیں تھی کہ ان کے خلاف کھڑا ہو پاتا۔ بس اپنے بیٹے کو بستر پر پڑا دیکھ کر محض آنسو بہا سکا۔ لیکن آپ نے ان کے خلاف ایکشن تو پھر بھی لیا تھا۔ انجم ملک کے چہرے پر پریشانی کی لکیر ابھری۔ اس نے بغور اس جوان اینکر کو دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو میڈم؟ ریکارڈ گواہ ہے، آپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا تھا مسٹر انجم۔ اس ریسر کو آپ نے 3 دن تک پولیس کے ہاتھوں خوب پٹوایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے کو بھی کار تلے کچلوا دیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو میڈم؟ انجم ملک غصے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیشے کے اس پار کھڑے ارمان نے ٹی آر بی پر نظر دوڑائی۔ وہ آن ایئر تھے، رینکنگ میں سب سے اوپر جا رہے تھے۔ اس نے دونوں کے درمیان مداخلت نہ کی۔ ادھر ماریا کہہ رہی تھی، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں انجم صاحب، آپ نے اپنے بدکار بیٹے کا کارنامہ چھپانے کے لیے سارا الزام اس بد نصیب ریسر پر ٹھوک دیا۔ کیا پبلک کو بتاؤں کہ آپ کا چہیتا بیٹا ابراہیم انجم کیا کچھ کر چکا ہے؟ اس کا کردار کیسا ہے؟ زبان کو لگام دو میڈم، کیا بکتی جا رہی ہو؟ انجم ملک پوری قوت سے چیخا۔ تب ارمان اندر آیا۔ اس نے شور رکنے کا حکم دیا اور جا کر انجم ملک کو تسلی دی۔ پریشان مت کریں سر، کون ہے یہ عورت؟ دماغ خراب ہے اس کا؟ انجم ملک اب اس غصے سے چیخ رہا تھا۔ وہ کوئی نہیں ہے سر، آپ بس باہر آ جائیں۔ ارمان اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا باہر لے کر جا رہا تھا۔ میں تجھے دیکھ لوں گا بدمزاج عورت، تیرا سب کچھ چھین لوں گا۔ انجم ملک نے شیشے کے اس پار سے اسے دھمکی دی تھی۔ ماریا نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر لی۔ پہلے ہی چھین چکے ہو، اور کیا چھینو گے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بڑبڑائی تھی۔ اس رات اشنا کے ساتھ چاؤمین کھانے کے بعد وہ خود اسے فلیٹ تک ڈراپ کرنے آیا تھا۔ تب اشنا کو پتہ چلا تھا کہ اس کے پاس کار بھی ہے، وہ بھی پورش۔ وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ صرف صورت ہی نہیں، اس کی سیرت بھی اچھی تھی۔ وہ اسے اس قدر بے تکلف تھا کہ اشنا بے حد حیران تھی۔ کیا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کسی ٹین ایج لڑکی کی طرح خیالی پلاؤ پکایا تھا۔ پھر وہ خود ہی اپنی بھونڈی سی سوچ پر ہنس دی، لیکن کاغذ پہ لکھے وہ 3 حرف اسے یاد تھے۔ فریش ہو کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں ارہم ارہم گونج رہا تھا۔ اس نے ہولے سے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور ڈیلیٹ شدہ نمبروں میں سے ارہم کا نمبر ڈھونڈا۔ اس نے ابھی تک وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے وہ نمبر سیو کیا۔ اس کی واٹس ایپ ڈی پی پر بھی اس کی ہی تصویر لگی تھی۔ اس وقت اشنا کو بہت خوبصورت، بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اسے وہ سب مردوں میں سب سے زیادہ ہینڈسم لگا تھا۔ ارہم، اس کے نام کے سوا اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے سوچا وہ اس کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گی۔ باقی ورکرز اسے عجیب سی نظروں سے تک رہے تھے، لیکن ارمان چپ تھا۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ قریباً 11 بجے وہ گھر واپس آئی تو گلی میں ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے بنگلے میں ضرورت سے زیادہ روشنی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس طرف بڑھی۔ تبھی زبیدہ خاتون ہانپتی ہوئی بنگلے سے نکلی۔ کیا ہوا آنٹی؟ ماریا کے کندھے پر پرس اور ہاتھ میں کار کی چابی تھی۔ زبیدہ خاتون نے اسے سر سے پیر تلک دیکھا، پھر کانپتی آواز میں بولی، وہ سمی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ماریا۔ اب چادر سے سر ڈھک رہی تھی اور چوکیدار کار نکال رہا تھا۔ ماریا کے ہاتھ میں اس وقت چابی تھی۔ اس نے زبیدہ خاتون کو اپنی کار میں بٹھایا اور ان کے کہنے کے مطابق مطلوبہ ہسپتال پہنچی۔
वो रन अवे का केस था। समी बेड पर लेटा था। उसकी बाएं टांग बुरी तरह मुतासिर हुई थी। कैसे हुआ? मारिया ने असरेराम मुरव्वत पूछा। समी की आवाज़ भी बरसों की बीमार लगती थी। मुझे बेकरी से कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था। कार ज़रा दूर खाली जगह पर पार्क करके मैं बेकरी चला गया। सामान खरीद कर वापस आया और जेब से कार की चाबी निकाली तो मुझे टायर चरचराने की आवाज़ आई। मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने कार फुल स्पीड से आगे बढ़ाई। मैंने उधर-उधर होना चाहा लेकिन मुझे ज़ोरदार धक्का लगा। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी? मारिया ने पूछा। हाँ, इन्हें तो ये कातलाना हमला लगता है। पुलिस वाले कार का नंबर पूछ रहे थे। नंबर तो मुझे याद नहीं था। कार का भी पता नहीं कौन सी थी। जुबैदा खातून ने उसे दिलासा दिया। मारिया ने भी हमदर्दी के चंद लफ्ज़ कहे और उठ गई। उसका रुख अब अपने घर की तरफ था। 12 बज रहे थे। वॉच बहुत लेट हो गई थी। उसने कार गैराज में पार्क की और अंदर बढ़ने लगी थी कि एकदम रुक गई। गैराज में 3 कारें मौजूद थीं। एक वो जिसमें मारिया आई थी, दूसरी ब्लू स्पोर्ट्स कार थी और तीसरी पोर्श थी। स्पोर्ट्स कार अली की फेवरेट थी, जबकि पोर्श उसने कुछ अर्सा पहले खरीदी थी। वो सब नज़रअंदाज करती हुई अंदर आई। हस्ब मामूल अली लाउंज में सोफे पर सो रहा था। उसने जूते पहन रखे थे। मारिया चुपके से उसके करीब आई और उसके पास बैठकर उसका सर दबाने लगी। अली, उसने आहिस्ता से आवाज़ दी तो अली ने आंखें खोली। उसे देखकर मुस्कुराया और कुसमुसाया। तुम आज लेट आई? उसने शिकवा नहीं किया, बस सवाल किया था। हाँ, इंटरव्यू लेना था। उसने सर हिलाया और अली को देखा। पता है, आज मैं किससे मिली अली? अंजुम मलिक से। कौन? अली ने नासमझी से उसे देखा। अंजुम मलिक, तुम्हें याद नहीं? मारिया पूछ रही थी। अली ने नफी में सर हिलाया तो मारिया ने गहरी सांस ली। उसके सीने पर सर रखा और आंखें बंद कर दी। तुम्हें तो कोई भी याद नहीं है अली। वो बेबसी से रो पड़ी थी। फोन की मखसूस बेल बजी तो उष्णा ने देखा वो मैसेज था। लिखा था, मेरे दोस्त के मार्ट में आ जाओ। वो बेसाख्ता हंसी। वो अगर वहां ना भी जाना चाहती होती तो वहां से गुजर कर ही अपने फ्लैट तक जाना था। अपना पर्स संभाले वो छुट्टी टाइम पर बाहर निकली तो पोर्श में बैठा उसका मुंतजिर था। उष्णा उसे कुछ देर तक तकती रही। बैठो ना। उसने हाथ बढ़ाकर कार का अगला दरवाजा उसके लिए खोल दिया था। उष्णा चुपचाप बैठ गई। चाहकर भी वो अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पा रही थी। मुझे कहीं और तो नहीं लेकर जाओगी? उसने अचानक सवाल पूछा तो अरहम चौंक उठा। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अपनी महंगी पोर्श में बिठाकर कहीं ले तो नहीं जाओगी? मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं मर्दों पर भरोसा नहीं करती। उसने बेतनाई से गर्दन मोड़ी तो अरहम हंसा। चलो, ऐसा करते हैं तो मौजूदा हालत में मुझे लड़की मान लो। तुम लड़की जैसे नजर तो नहीं आते। उसने उसकी भूरे कोट और पैंट को देखकर मजाकन कहा। अरहम ने गर्दन मोड़कर उसे अचंभे से देखा। मुझे गौर से देखा भी है तुमने? उष्णा कुछ ना कह सकी। जवाब तलबी से बचने के लिए उसने चेहरा मोड़ लिया। दोपहर का वक्त था। आसपास ज्यादा आबादी नहीं थी। तुम फ्लैट में क्यों रहती हो? क्योंकि मैं तुम जैसी अमीर नहीं हूँ। उसने करख्तगी से जवाब दिया। मैं अमीर तो नहीं हूँ, मैं तो अमीर नहीं हूँ लेकिन पोर्श चलाते हो। उष्णा ने सवालिया नजरों से देखा। वैसे तुम करते क्या हो भाई? मैंने कहा तो था, तुम मुझे भेदी समझ लो या फलसफी। तुम मुझे हर अमल में माहिर बुला सकती हो। मैं एक खुश इखलाक इंसान हूँ। लोगों को खुश रखना मेरा काम है। अब फजूल जवाब सुनकर उष्णा ने सर झटक दिया। वो शख्स बड़ी मुबहम बातें करता था। उष्णा को समझ में नहीं आती थी। वैसे तुम फ्लैट में क्यों रहती हो उष्णा? मुझे बताया तुम्हारे भाई का एक खूबसूरत बेंगलो है। तुम वहां क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो मेरा नहीं, मेरे भाई का है। फिर वो है तो तुम्हारा भाई ही ना। अरहम की समझ में नहीं आया। मेरा सौतेला भाई है। उष्णा ने धीरे से कहा। अरहम ने बगौर उष्णा को देखा। तुम्हारे साथ सौतेलों वाला ही सलूक करता है। मुझसे नफरत करता है। उसने मजीद सर झुका लिया। अरहम खामोश रहा। कार में भी खामोशी छाई रही। फिर अरहम ने चेहरा मोड़ा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वो चुपके चुपके से उससे नजरें मोड़कर आंसू साफ कर रही थी। क्या छुपा रही हो? दुख या आंसू? उसने हंसते हुए पूछा। अजीब बंदा था।
दूसरों की तकलीफ देखकर उसे दिलासा देने की बजाय हंसता था। लाओ, मैं साफ कर दूं। उसने कार रोक दी और अपना बायां हाथ उष्णा की तरफ बढ़ाया। उष्णा ने उसे परे झटक दिया। मुझे ये थर्ड क्लास रोमांस नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें तो जायदाद में हिस्सा चाहिए। उष्णा चौंक उठी। तुम्हें कैसे पता? मेरे फलसफे के मुताबिक दो चीजों की बिना पर ही सौतेले बहन भाइयों से झगड़ा हो सकता है, या अपनी माँ के हक में या अपने हक में, और यहाँ दूसरी बात ज्यादा ठीक बैठती है। उष्णा अब कुछ ना बोली। वो यूं उसे अपना आप बेनकाब करके नहीं दिखाना चाहती थी। वो खुददार लड़की थी, सिंड्रेला से कहीं अक्लमंद, लेकिन वो मुनस्सिर होती जा रही थी। उसने आहिस्तगी से जो बाजू गोद में गिराए तो और हमने नरमी से उसकी उंगलियों की पोरों से अप, अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ किए। और इन चंद हमों में उष्णा की पलकें बिछी रही। वो सिरे मुस्कुरा रही थी। समी 3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। मारिया के उसकी अयादत को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो उसके घर चली गई थी। सुबैदा एंटी ग्रोसरी की खरीदारी करने गई थी। वो अकेला ही था। मारिया ने उसकी टांग पर पट्टी बंधी देखी। अब दर्द होता है? हाँ, डॉक्टर्स का कहना है मुझे इसे मूविंग हालत में रखना चाहिए। वो इसके सामने सोफे पर नीम दराज था। कुछ रोज पहले की गुफ्तगू के बाद वो उष्णा से दूर होने की बजाय उससे मजीद बेतकल्लुफ हो गया था। पता चला किसने टक्कर मारी थी? पुलिस वालों ने कभी कुछ किया भी है? उसने नाक भूं चढ़ाई थी। मारिया ने एक दो रस्मी बातें पूछी, फिर उठना चाहा तो यकलक समी टेक छोड़कर उठ बैठा। बस, जा रही हो? हाँ, मुझे घर जाना है। अली की मेडिसिन। तुम कब तक इसके पीछे भागोगी मारिया? उसने अजीब से लहजे में कहा। मारिया को झटका लगा। उसने बेयकीनी से समी को देखा तो वो कहने लगा, तुम्हारा शौहर पागल है मारिया। उसके साथ रहकर तुम क्या करोगी? आज उसने खुद को जख्मी किया है, कल को तुम्हें जख्मी कर देगा। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने समी की बात काटी और अपना पर्स उठा लिया। बाहर लपकी, फिर किसी ख्याल के तहत रुकी और घूमकर समी को देखा। और आइंदा कभी इसके बारे में बदतमीजी से बात ना करना। वो मेरा शौहर है। मैं इसके मुताल्लिक जैसे मर्जी बात करूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से अली के लिए इसका लफ्ज ना सुनूं। समी चुपचाप उसे देखता रहा। तभी जुबैदा खातून दरवाजे में नमूदार आई। हाथ में बंडल थामे वो मारिया के पास आ गई थी। अरे मारिया, तुम कब आई? बैठो। बहुत बैठ गई हूँ आंटी, पर अब अपने बेटे को समझाएं, ये भी निचला बैठना सीख ले। उसे वाकई समी पर बेहद गुस्सा था। जुबैदा खातून को तो नजरअंदाज करके मारिया ने पैर पटका और समी को घूरते हुए दरवाजे क्रॉस करती चली गई। आधी रात के करीब फोन की घंटी बजी। खिलाफ मामूल उष्णा गहरी नींद में थी। फोन की आवाज सुनकर उसे पहला ख्याल अरहम का आया। उसने फौरन उसे कान से लगाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नस्वानी आवाज में बोल रहा था, उष्णा, तुम सुन रही हो? उष्णा वो आवाज पहचानती थी। वो उसकी भाभी की आवाज थी। हाँ भाभी, मैं ही हूँ। उसके चेहरे पर नागवारी के असरात उभरे थे। सुबह के 1 बजे उसे अरहम की कॉल की उम्मीद थी, लेकिन ये भाभी भी ना। तुम्हारे भाई मर गए उष्णा। भाभी की खबर ने उस पर नया बम फोड़ा। वो एक झटके से उठ बैठी। क्या कह रही हैं भाभी? तुमने इन्हें मार दिया उष्णा, मार दिया उन्हें। दूसरी तरफ भाभी सारों कतार रो रही थी। उष्णा हक तक बिस्तर पर बैठी रही। ये कैसे मुमकिन था? कुछ हफ्तों पहले वो ठीक ठाक उसके सामने बैठा था, सही सलामत उससे बातें कर रहा था, और अब वो मर चुका था। यूं अचानक। कुछ दिनों से वो अली के कमरे में ही सोने लगी थी, और आज समी की बातों ने उसे मजीद गुस्सा दिला दिया था। सब खतरों को बलाए ताक रखते हुए वो इसके बेड पर उसके करीब ही लेटी थी। उसे समी पर बेतहाशा गुस्सा था। वो सोचती थी कि काश उसे टक्कर मारने वाले शख्स इस जोर से हिट करता कि वो दोबारा आंखें ही नहीं खोल पाता। कोई उसके शोहर के होते हुए उस पर हाथ कैसे डाल सकता था? कोई अली हैदर की मौजूदगी में उसे अली हैदर से दूर कैसे लेके जा सकता था? लाशऊरी तौर पर उसकी आंख खुली। अजीब सा एहसास हुआ। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे। कमरे में घुटन का नामो निशान न था, पर उसने करवट ली तो धक से रह गई। अली बेड पर उसकी तरफ पुश्त किए बैठा था। मारी एक झटके से उठ बैठी। अली? उसने अली के गिर्द बाजू हायल करते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा था। हैरत और इस्तेजाब के साए उसके चेहरे पर छाए थे।
کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ علی نے کچھ دیر خالی نظروں سے اسے دیکھا پھر بولا، پانی۔ پانی؟ پانی چاہیے؟ ماریا نے جلدی سے ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈھیلا اور اسے علی کو تھما دیا۔ علی نے گلاس کو دیکھا، پھر ماریا کو دیکھا۔ ماریا اس کے تاثرات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ علی نے گلاس پکڑا اور ماریا کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں پی گیا۔ ماریا نے گلاس اس کے ہاتھ سے تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ جب وہ مڑی تو علی بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ ماریا نے حیرت سے اس کے جوتوں کو دیکھا۔ وہ جوتے پہنتے پہنے سو گیا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے سوتے ہوئے علی کے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ وہ سوچ میں گم ایک بار پھر اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ اپنے بازو اس کے سینے پر پھیلا لیے تھے اور آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن یہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ اس کے سفید کینوس کے جوتوں پر خون کے ننھے ننھے دھبے تھے۔